हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस बी सीनू पर। ख़त्म कर दो स्टील को, इंस्पेक्टर स्टील, राज कॉमिक्स। कहानी को शुरू करते हैं दोस्तों। कानून जब जब अपराधियों के हाथ का खिलौना बनकर सिसकता है, जुर्म जब जब सिर चढ़कर अटूट हास करता है, तब तब कानून को बचाने और जुर्म को ख़त्म करने आता है वह लोहा सिपाही जिसका नाम है इंस्पेक्टर स्टील। इसका एक ही मकसद है, उस शहर से अपराध को ख़त्म करना जहां वह मौजूद है, और अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए वह पूरी तत्परता से जुटा हुआ है। इंस्पेक्टर स्टील वन मैन आर्मी के नाम से प्रसिद्ध फर्ज की वह मशीन, रात और दिन राउंड द ब्लॉक। इसलिए जैसे ही इंसानी दिमाग और स्टील शरीर वाला सुपर कॉप एक ख़त्म करता है, उसे दूसरा केस सौंप दिया जाता है। कोई गिरोह राजनगर में नकली दवाइयों की बात लगाकर लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। उस गिरोह का पता लगाओ और ख़त्म कर दो उसे। ओके सर। आदेश मिलने के साथ ही सक्रिय हो गया इंस्पेक्टर स्टील अपनी एक इंस्पेक्टर सलमा के साथ और अपनी पूरी दिमागी तल्लीनता के साथ। यह म्यूनिसिपल अस्पतालों की सप्लाई है। पेपरों के हिसाब से गाड़ी में भारी दवा की एक शीशी और टैबलेट के लेबलों को चेक कर सकते हैं क्या आप? सब कुछ ओरिजिनल है। सही कह रहे हो तुम। पेपरों के हिसाब से गाड़ी में भरी शीशियों और पैकेट सभी ओरिजिनल है, लेकिन शीशियों और पैकेटों में जो दवाइयाँ और टैबलेट भरी हैं वे सभी नकली हैं। यानी असली शीशियों और पैकेटों में नकली दवा और टैबलेटों की पैकिंग करके तुमने कानून की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की है। और ना इस मुंह में ऐसी इंसानी जीभ है जो रिश्वत को देखकर लेकिन ना इस चेहरे पर इंसानी आंखें हैं जो तुम्हारे झांसे में आ जाए। लार टपकने लगे। जो आंखें हमारी धूल से बड़ नहीं होती हैं वे हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं, और जिस जीभ में रिश्वत के नाम पर पानी नहीं आता उसे काट कर फेंक दिया जाता है। और यह काम करता है प्रोटेक्टर। ट्रक के नीचे से निकल प्रोटेक्टर नामक उस शख्स ने इंस्पेक्टर स्टील को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर हमला कर दिया। प्रोटेक्टर का मतलब होता है रक्षा करने वाला, लेकिन मैं रक्षा सिर्फ अपने आदमियों की करता हूँ। तुम जैसे पुलिस वालों का तो मैं विनाश करता हूँ। कानून से खिलवाड़ करने वालों की रक्षा तो शैतान भी नहीं कर सकता, तो फिर तेरी क्या औकात है? अगले पैरों पर खड़ा हो जाता। अब इतनी भी ताकत नहीं बची थी इस प्रोटेक्टर में। इन पर हजारों कारें और हेडक्वार्टर से मैसेज भेजकर यहाँ पुलिस फोर्स बुलाता हूँ। इन पर नजरें रखो। मैं हेडक्वार्टर में मैसेज भेजता हूँ, यहाँ पुलिस फोर्स बुलाता हूँ। मैं फोर्स के साथ पहुँच चुका हूँ। इंस्पेक्टर सुधीर कबरा। इसकी ज़रूरत नहीं इंस्पेक्टर स्टील, बस इनकी इन्फॉर्मेशन मुझ को भी दी थी, तभी मैं इनके इंतज़ार में अगले नाके पर फोर्स के साथ मौजूद था। अगर तुमने इन्हें ना पकड़ा होता तो मेरे हाथ लगते। खैर, मतलब तो अपराधी को पकड़ने से है। तुमने पकड़ा या मैंने, एक ही बात है। थैंक यू, यू आर राइट इंस्पेक्टर। थैंक यू इंस्पेक्टर। आप बेझिझक अपने अगले मिशन के लिए रवाना हो सकते हैं। इन्हें अस्पताल या हवालात जहां पहुंचना होगा मैं पहुंचा दूंगा। स्पेशल ड्यूटी पर तैनात इंस्पेक्टर स्टील सब इंस्पेक्टर सलमा के साथ शहर में घटने वाले किसी दूसरे अपराध की खोज में निकल पड़ा।
तुम्हें अपराधियों की तरफ से इतना निश्चित नहीं होना चाहिए था। उनके लिए हेडक्वार्टर से ही फोर्स मंगानी चाहिए थी। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो सलमा क्योंकि तुम इंस्पेक्टर कबरा को अच्छी तरह से नहीं जानती। वह राजनगर पुलिस का वह सिपाही है जिसकी ईमानदारी और जाबाजी पूरे डिपार्टमेंट में मशहूर है। डिपार्टमेंट में उसके बारे में कहा जाता है कि इंस्पेक्टर कबरा अपनी जान को अपने शरीर से तो निकलने दे सकता है, लेकिन अपराध से संबंधित चींटी को भी नहीं निकलने दे सकता है। इसलिए तुम ये सोचो कि वह कौन है जिसकी वजह से इस शहर में नकली दवाइयों की बाढ़ आई है। मैं हूँ वो, मैं यानी सर्जन जिसने दिल्ली को छोड़कर इस राजनगर को अपने कार्यक्षेत्र का अड्डा बनाया है। और वह भागकर यहाँ राजनगर में आ पहुँचा था। अपने बेमिसाल डॉक्टरी ज्ञान को अपराध करने में लगाने वाला सर्जन नाम का अपराधी वही शख्स है जिसने दिल्ली में परमाणु और नाग को चने चबा दिए, लेकिन अंततः नागराज और परमाणु ने उसे पराजित करके उसे दिल्ली में भगाने के लिए मजबूर कर दिया था। इस शहर के 7 से बड़े सरकारी अस्पताल का मेडिकल सुपरिटेंडेंट बनकर मैं यहाँ जिस सावधानी से अपनी नकली दवाइयों का कारोबार कर रहा हूँ, उसके रहते मुझे कोई नहीं रोक सकता। जल्दी शहर में मेरा राज होगा। गजब हो गया सर्जन साहब, एक बहुत बुरी खबर है आपके लिए। आपकी दवाइयाँ का ट्रक इंस्पेक्टर स्टील ने पकड़ लिया। और क्या? उस इंस्पेक्टर स्टील ने आपके बेटे प्रोटेक्टर के शरीर की कई हड्डियां तोड़ दी हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है सर्जन साहब, आप चलकर अपनी आंखों से देख लीजिए। आपके बेटे को इलाज के लिए इसी अस्पताल में लाया गया है। अपने बेटे की हालत देखकर तो मानो सर्जन को हिस्टेरिया का दौरा पड़ गया। नहीं, बोटी बोटी कर दूंगा मैं उस इंस्पेक्टर की। माफ़ करना सर्जन साहब, आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि उस इंस्पेक्टर के जिस्म में बोटियां हैं ही नहीं। उसका जिस्म फौलाद का है, सिर्फ दिमाग ही इंसानी है उसका। और वह दिमाग इतना तेज और सतर्क है कि किसी भी खतरे को अपने तक नहीं पहुंचने देता। यानी तुम कहना चाहते हो कि इंस्पेक्टर स्टील के इंसानी दिमाग को मात करना असंभव है? इसके कहने का मतलब तो यही है सर्जन, लेकिन तुम इस पर कान मत दो क्योंकि उसे उस तक पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। इस फ्लॉपी में इंस्पेक्टर स्टील के बारे में वह सब कुछ है जो भी तुम जानना चाहते हो। बड़ी मुश्किल से मैं इसे पुलिस हेडक्वार्टर से यहाँ मंगवाने में कामयाब हो पाया हूँ। अत्यंत गुप्त दस्तावेज है ये। वेरी गुड, अब मेरे साथ आओ। मुझे इस फ्लॉपी के अध्ययन में तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए यहाँ एक भयानक षड्यंत्र रचा जा रहा है। वह इंस्पेक्टर स्टील, अब जल्दी थोड़े पर बैठो, नहीं तो घोड़ा निकल जाएगा। और उछलकर स्टील की पीठ पर बैठ गया। शाबाश, सवार बैठ गया है। मंद बुद्धि एंजिल ने तुरंत समझी स्टील की बात। अब थोड़ा दौड़ लगा देगा। तिगड़ तिगड़। अजीब दोनों के दिमाग का संबंध। अमर का फौलादी शरीर एंजिल के इशारों पर नाचता है और एंजिल का मंद दिमाग अमर के इशारों को खूब समझता है। आप सही कह रहे हैं अनीस भैया, अल्लाह करे उन दोनों के दिमागों का संबंध सदा बना रहे। ऐसा रहेगा तभी अमर के दिमाग से उसके
बेबी बच्चों की याद निकल पाएगी और एंजिल का दिमाग ठीक हो पाएगा। अचानक वायलेंस पर गूंजी उस आवाज़ ने स्टील को सतर्क कर दिया। कोई मुझसे संपर्क करना चाहता है। जरा एंजिल को तो संभालना सलमा। एंजिल को सलमा के हवाले करके स्टील ने अपना वायरलेस सिस्टम ऑन किया। इंस्पेक्टर शीर स्पीकिंग हेयर। मैं इंस्पेक्टर कबरा बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर, तुम्हारे लिए एक ज़रूरी सूचना है। समुद्र तट पर नकली दवाइयों की एक कंसाइनमेंट पहुँचने वाली है। मैंने यह सूचना तुम्हें देना अपना फर्ज समझा। थैंक यू इंस्पेक्टर कबरा। मैं भी अपराधियों को दर दबोचने पहुँचता हूँ। तुम इस केस पर पहले से ही काम कर रहे हो, इसलिए कोई अपनी जगह से नहीं हिले। समुद्र तट पर इंस्पेक्टर स्टील, पुलिस भागो। खबरदार, जिसने भी भागने की कोशिश की उसे गोली मार दूंगा। इन्हें भागने दे इंस्पेक्टर। तेरे स्वागत के लिए हम रोबो निंजा की टीम यहाँ मौजूद है। ओह, मार्शल आर्ट कला में ये चारों एक पार्ट हैं, लेकिन मार्शल आर्ट से ये मेरे फौलादी जिस्म का क्या बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि ना तो इनके बाल मेरे फौलादी शरीर पर कोई असर डालेंगे और ना ही इनकी तलवारें मेरे जिस्म को काट पाएंगी। ओह! तुरंत ही उसे अपनी विचारधारा बदलनी पड़ी। अचानक स्टील को अपने मस्तिष्क में झंझनाहट होती महसूस हुई। ओह, ये तो ठीक उन्हीं स्थानों पर वार कर रहे हैं और इनका हर बार एकदम सही स्थान पर लग रहा है, लेकिन ऐसा कैसे कर पा रहे हैं ये? इनके तलवारों के बार मेरे शरीर को काट तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरे उस इलेक्ट्रिक सिस्टम पर असर जरूर डाल रहे हैं जिनका संबंध मेरे मस्तिष्क से है। मुझे अपने उन अंगों को बचाना होगा जहां से इलेक्ट्रिक सिस्टम मेरे मस्तिष्क तक गया है। क्या यह मेरे शरीर के बारे में जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। अगर ऐसा ना होता तो ये एकदम सटीक वार नहीं कर पा रहे होते। लेकिन इन्हें मेरे शरीर के बारे में पता कैसे चला? ओह, वह मैं बाद में सोचूंगा। पहले मैं अपने बचाव की सोचूं, क्योंकि इनके सटीक वारों से मेरा दिमाग अब बुरी तरह झंझना करने लगा है। बचने का हर संभव प्रयास तो किया स्टील ने, लेकिन उन फुर्तीले निंजा पार्ट के लिए खिलाड़ी की 450 किलो वजनी स्टील का शरीर सामना नहीं कर पा रहा था। एक पल के लिए लड़खड़ा गया उसका भारी भरकम शरीर। यही वह पल था जब एक फाइटर ने उसकी पावर बैटरी को उसके शरीर से अलग कर दिया, लेकिन पावर बैटरी के अलग होते ही भी स्टील का शरीर गिरा नहीं। गिरता कैसे? इलेक्ट्रो पावर मिकी हल्के शरीर में मौजूद थी। पावर बैटरी के शरीर से निकल जाने के बाद मेरी सोलर पावर बैटरी मुझे कुछ देर तक जिंदा रख सकती है। मेरे लिए स्थिति गंभीर है, इसलिए मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं इन फाइटरों को अपने से दूर रखूं, ना ही अपने पास फटकने दूं। स्टील की ताकत के आगे टिक ना पाए उसके दुश्मन, इसलिए भाग खड़े हुए। ओह, चारों रोबो निंजा बोट में बैठकर भागने की फिराक में हैं। उन्हें रोकना होगा और स्टील उन्हें रोक पाने में गोलियां रोबो निंजाओं के फौलादी शरीरों का जख्मी करने में असफल हुई। आखिर बाकी अपराधियों के साथ ये रोबो निंजा भी मेरे हाथों से बचकर निकल गए। मुझे हेडक्वार्टर सूचना देकर यह मौजूद सारी नकली दवाइयों को जब्त करवा देना चाहिए।
लेकिन इससे पहले मुझे अपनी पावर बैटरी वापस अपने शरीर में लगा लेनी चाहिए। स्टील ने अपनी पावर बैटरी उठाकर वापस अपने शरीर में फिट कर ली और फिर हेडक्वार्टर सूचना देकर वह वापस लौट पड़ा। अपनी विशेष बाइक में भरी गति के एक खतरे का इस्तेमाल कर रहा था। इस रोड पर 80 की स्पीड से ऊपर जाना गैर कानूनी है, लेकिन वे 150 की स्पीड से भी ज़्यादा तेज जा रहा है। चालान कटेगा इसका। उसका कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि चालान आम आदमी के कटते हैं, पुलिस वालों के नहीं। कमाल है, कानून का रक्षक ही कानून तोड़ रहा है। इंस्पेक्टर स्टील है वह। इंस्पेक्टर स्टील की स्पीड देखकर गैर ही नहीं उसके अपने भी चकित रह गए। तुम इतनी रेस ड्राइविंग करके आए हो अमर, क्या हुआ तुम्हें? ओह सॉरी अनीस, मुझे एंजिल तक पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए यह गलती हो गई। कहाँ है वह? अपने कमरे में सलमा के साथ खेल रहा है। मैं उसके पास जाता हूँ। खिलौनों को रोंदता एंजिल के रूम में दाखिल हुआ स्टील। ये तुमने क्या किया अमर? जिन खिलौनों को तुम बड़े प्यार से एंजिल के लिए लेकर आए थे, उन्हें ही रोंद डाला। जो खिलौने पैरों के नीचे आए उनका रोंद जान ठीक है। हतप्रभ स्टील का चेहरा देखती रह गई सलमा, जबकि नन्हे एंजिल ने अपनी नाराजगी यूं दिखाई। अमर से अपनी नाराजगी ऐसे ही जाहिर करता है। एंजिल गुस्से में आकर अपने दोनों हाथों से उसे पीटने लगता है। पीटते पीटता अमर उसे अपनी गोद में उठा लेता है तो एंजिल खिलखिला कर हंसने लगता है। अभी उसकी हंसी गूंजेगी क्योंकि अमर उसे गोदी में उठाने वाला है। अरे ये अमर क्या किया? उसने एंजिल को झिड़क दिया और अब वो गुस्से में भरकर एंजिल के चांटा मारने वाला है। ओ नो! 450 किलो वजनी स्टील का चांटा मासूम एंजिल के चेहरे का क्या हाल करता, इस विचार ने कंपा डाला सलमा को। लेकिन स्टील का चांटा एंजिल के गाल से टकरा पाता उससे पहले ही सलमा ने छलांग लगाकर थाम लिया स्टील का हाथ। ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम होश में तो हो अमर? मानो नींद से जाग स्टील। क्या हुआ सलमा? तुम मेरे हाथ से क्यों लिपटी हो? क्या करने जा रहा था ये मैं? तुम गुस्से में भर कर एंजिल के चांटा मारने जा रहे थे। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। क्या हुआ? मैं एंजिल के चांटा मारने जा रहा था। नॉनसेंस। तभी वहां अनीस भी आ पहुंचा। सभी कुछ जानकर वह ही निष्कर्ष पर पहुंचा। तुम्हारी बैटरी या किसी सर्किट में कोई गड़बड़ी हो गई है। लगती है मुझे तुम्हारा चेकअप करना होगा। प्लीज अमर, बहस मत करो, आओ मेरे साथ। ओके, एज यू विश। जल्दी ही लैब में। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मेरा चेकअप कैसे? जल्दी ही लैब में। कमाल है, मैंने तुम्हारे एक एक सिस्टम को कई बार चेक किया, लेकिन मुझे कहीं कोई खराबी नज़र नहीं आई। मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन मेरी बात मानने को कोई तैयार नहीं। अरे भाई, एंजिल के चक्कर में मेरा ध्यान थोड़ी देर के लिए ड्राइविंग से हट गया और फिर मैंने एंजिल को डांटने के लिए थोड़ा हाथ उठा लिया। तुम कौन सा गुनाह कर दिया? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं उसे डांट सकूं? तू तो नाराज हो गया यार। मैं तो रूटीन चेकअप के लिए तुझे यहाँ लाया था। तुझे बुरा लगा, उसके लिए सॉरी। और फिर तूने ये एंजिल पर हक की क्या बात की है? अरे वे मेरा नहीं, तेरा बेटा है। तू उसे जान से भी मार डाल, मैं उफ तक न करूँगा।
पागल कोई अपनी जान को भी मारता है क्या? मेरी तो जान बसी है उसमें, इसे कुछ हो गया तो मैं मर नहीं जाऊंगा। एक बार फिर वर्तमान के धरातल पर लेकर आई वह आवाज़, इंस्पेक्टर स्टील, इंस्पेक्टर स्टील, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? तुरंत ही, यस यस इंस्पेक्टर स्टील स्पीकिंग सर। भावनाओं के बम्बर्स खोते स्टील के इंसानी मस्तिष्क को। हेडक्वार्टर से कमिश्नर साहब का मैसेज, तारा अपार्टमेंट में भीषण आग की सूचना है, तुरंत भाग कहाँ पहुँचो। ओके सर। भीषण आग में घिरा तारा अपार्टमेंट, जहाँ सचमुच इंस्पेक्टर स्टील की ज़रूरत थी। तुम बहुत सही समय पर आए हो इंस्पेक्टर स्टील। भीषण आग की लपटों की वजह से हम इमारत के पास जाकर आग बुझाने का प्रयास नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे शरीर पर आग का असर नहीं पड़ेगा, इसलिए तुम वाटर पाइपों को आग के ज़्यादा से ज़्यादा पास ले जाओ कर आग बुझा सकते हो। जल्दी करो, वरना इस इमारत की आग जल्द ही इस इलाके को अपनी चपेट में ले लेगी। बेवकूफ़ हो तुम, जो इस इमारत की आग बुझाने के लिए लाखों गैलन पानी बेकार करने की सोच रहे हो, जबकि शहर की कोई पुनर्वास कॉलोनियों में रहने वाले लाखों इंसान उन पानी के लिए तरस रहे हैं। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो? इस पानी को उनके लिए बचाओ। लगता है तुम पागल हो गए हो, करना नहीं चाहते हो। अच्छा हटो रास्ते से, हमें अपना काम करने दो। ठहरो, मैंने कहा ना, तुम पानी बर्बाद नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते। मेरे पास इस आग को बुझाने का एक और तरीका है। स्टील की मेगा गन से फायर हुए उन रॉकेटों ने तुरंत ही इमारत के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। बड़ा लेकिन कमिश्नर गुप्ता अभी भी संतुष्ट नहीं थे। स्टील ने अपने बचाव में दलील तो अच्छाई ही दी डॉक्टर अनीस, लेकिन मुझे कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर लगती है। क्योंकि स्टील कानून की धाराओं के विरुद्ध काम कर रहा है। आप भूल रहे हैं कमिश्नर साहब, स्टील मशीन के साथ साथ इंसानी दिमाग का भी मालिक है। कानून की धाराओं को तोड़कर उसने जो किया है, हो सकता है उसके दिमाग ने सब संभाल लिया हो, धाराओं उसके अंदर रखकर किया हो। यानी तुम्हें अपने दोस्त के दिमाग पर पूरा विश्वास है। यस, और जिस दिन वह विश्वास खत्म हो जाएगा ना, उस दिन अपने दोस्त के उस फौलादी शरीर को मैं अपने हाथों से ख़त्म कर दूंगा। बेट डगमगाने लगी थी। उस राष्ट्रीय स्मारक की तरफ कोई नहीं बढ़ेगा। उसमें कोई शक्तिशाली बम रखे हुए हैं और उन बम्बों को वहां रखने वाले ने चेतावनी दी है। स्टील के प्रति डॉक्टर अनीस के विश्वास की जिस नींव पर खड़ी थी कि जब तक उसे 20 लाख रुपए नहीं मिल जाते, तब तक अगर किसी ने उस स्मारक में लगे बम्बों को निष्क्रिय करने की कोशिश की तो वे विस्फोट में बम फोड़ दिए जाएंगे। गृह मंत्रालय उससे बात कर रहा है, इसलिए जब तक अगले आदेश ना आए स्मारक की तरफ कोई नहीं जाएगा। कानून और प्रशासन अपराधियों के सामने झुके हैं, मुझे मंजूर नहीं सर, इसलिए मैं उस राष्ट्रीय स्मारक में लगे बम्बों को निष्क्रिय करने जरूर जाऊंगा। इंस्पेक्टर स्टील, तुम इधर कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, रुको। मेरे आगे बड़े कदमों को अब कोई आदेश नहीं रोक पा सकता। हटो पीछे। कमिश्नर पर वह वार करके उसे दूर फेंकने के बाद स्टील ने अपने कदम और भी तेजी से स्मारक की तरफ बढ़ा दिए और जैसे स्टील उस स्मारक तक पहुंचा, वैसा ही हुआ जिसका डर था। बड़ा लेकिन इंसानी शरीर वाले बहुत से सिपाही अस्पताल जाने लायक हो गए।
कई गगन भेदी धमाकों के गूंजे और राष्ट्र की धाराओं और उन छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गए जिनसे उस स्टील के सिपाही के जिस्म पर खरोंच भी नहीं आई। सरकार और प्रशासन के लिए असहनीय था स्टील का यह कार्य। तभी तो सभी एक स्वर में कह उठे, तुम्हारी फर्ज की उम्दा मशीन कानून की धाराओं का गुलाम इंस्पेक्टर स्टील नियंत्रण से बाहर हो चुकी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो हम जल्द लाएंगे।